नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर सच्ची खबर में आपका बहुत स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे देश की बेटियों की कामयाबी की खबरें, बताएंगे कहां बेटियों ने बजाया है डंका और ये भी बताएंगे कि इस बार अयोध्या में दीपावली के अवसर पर होने वाले दीपोत्सव में क्या होगा खास, और आपको भी ये भी दिखाएंगे कि भारत की ताकत में कैसे हो रहा है इजाफा। साथ ही आपको 7 समंदर पार की भी कुछ दिलचस्प खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर बेटियों की कामयाबी की है। यह शानदार खबर आई है मुक्केबाजी के रिंग से। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश की एक नहीं दो बेटियों ने स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिया। पहले जैस्मिन लंबोरिया और फिर मीनाक्षी हुड्डा ने इस प्रतियोगिता के अलग अलग वर्गों में गोल्ड पर कब्जा जमाया और देश को शानदार तोहफा दिया। जैस्मिन और मीनाक्षी की यह कामयाबी देश में खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रही लड़कियों के लिए काफी प्रेरणा देने वाली है। आपको बता दें, भारत की बॉक्सर मीनाक्षी हुड्डा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कई बार की वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट और पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता नाजिम किजाइबे को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही मीनाक्षी लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने कल 57 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। मीनाक्षी हुड्डा से पहले जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता, तो वहीं नुपुर शौरान 80 किलोग्राम प्लस वर्ग में सिल्वर अपने नाम किया है और पूजा रानी ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रिंग में एक बार फिर लहराया भारत का परचम। भारत की बेटियों ने देश की झोली बिटाले एक साथ 3 मेडल। हरियाणा के भिवाड़ी की जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलो वर्ग में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। खिताबी मुकाबले में जैस्मिन ने पोलैंड की जूलिया सेरेजमेटा को हराकर जीत हासिल की है। हालांकि लंबोरिया पहले राउंड में पिछड़ रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि खेल में शानदार वापसी की और पेरिस ओलंपिक 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट जूलिया को 4-1 से मात देकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। जैस्मिन के पंच से जीता हुआ ये गोल्ड भारत का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है। जैस्मिन ने इसी साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अस्ताना में भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2021 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था और बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रोंज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। और उसने अभी फिर इतिहास बना दिया और पहली लड़की है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने और वर्ल्ड कप में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। जहां एक और जैस्मिन ने गोल्ड जीतकर बॉक्सिंग की दुनिया में भारत के इतिहास को सुनहरा बना दिया, तो वहीं नुपुर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर देश का नाम दुनिया में चमका दिया। नुपुर ने 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश की बेटियों को संदेश दिया है कि सपने देखो और उन्हें साकार करो। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की जीत का सफर सिर्फ सोने और चांदी तक ही नहीं रहा, बल्कि कांसे पर भी भारत का ही कब्जा रहा। 80 किलोग्राम वर्ग भार में पूजा रानी ने कांसे पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। पूजा का कांसे पदक दर्शाता है कि जीत सिर्फ सोने या चांदी की नहीं होती, बल्कि संघर्ष और समर्पण की भी होती है। जैस्मिन, नुपुर और पूजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा की त्रिमूर्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की है। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में पिछले 8 साल से दिव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। हर साल सबसे ज्यादा दीप जलाने के विश्व रिकॉर्ड भी बनते आ रहे हैं और इस बार लगातार 9वें साल में इस दीपोत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी है। और इसी सिलसिले में वहां इस बार शानदार आतिशबाजी भी होगी जो सबसे अलग और सबसे खास होगी। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। दिवाली के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से लाखों दियों से जगमग होगी।
अयोध्या में 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दिन यहाँ पर पवित्र सरयू नदी के किनारे 55 घाट न केवल दीपों से रोशन होंगे, बल्कि यहाँ और भी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। असल में इस बार अयोध्या धाम में दीपोत्सव न केवल दिव्य होगा, बल्कि ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि एक तरफ पूरा इलाका धरती पर दीपों की झिलमिलाती रोशनी से अलौकित होगा, तो दूसरी तरफ अयोध्या के आसमान में जबरदस्त आतिशबाजी उत्सव में अलग ही रंग भरेगी। इस साल यहाँ दीपोत्सव के अवसर पर आतिशबाजी होगी, जो कई मायनों में अनूठी होगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी शो आयोजित करने की तैयारी है। यहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो होगा। विदेशों में होने वाली आतिशबाजी की तर्ज पर इस शो का आयोजन किया जाएगा। यहाँ आतिशबाजी फ्रांस के बैस्टिल डे सेलिब्रेशन, ब्रिटेन की आई ऑफ नाइट और रियो के रिवेलियन शो जैसी होगी। रामनगरी में सरयू तट पर दीपोत्सव के अवसर पर होने वाली आतिशबाजी यहाँ लोगों के लिए आकर्षण का खास केंद्र बनेगी। दीपोत्सव के अवसर पर हर साल यहाँ पर मनभावन लेजर शो का आयोजन तो पहले भी होता रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव के इस खास अवसर पर जब सरयू नदी सहित आसपास के इलाकों में आसमान में जो आतिशबाजी होगी, उसका अलौकिक नजारा देखने लायक होगा। तब तक हासिल जानकारी के अनुसार सरयू तट पर आतिशबाजी का शो 10 मिनट तक चलेगा। इसे पूरी तरह कंप्यूटराइज तकनीक से संचालित किया जाएगा। इस दौरान कम से कम 200 मीटर की ऊंचाई तक पटाखों के रंग बिरंगे नजारे दिखेंगे। यहाँ आतिशबाजी सरयू नदी की शांत लहरों पर चमकदार परछाइयों के साथ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगी। इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकेगा। अहम बात यह है कि सरयू तट पर होने वाली आतिशबाजी के साथ दर्शकों को संगीत की मधुर धुनें भी सुनाई देंगी। लिहाजा दर्शकों को आतिशबाजी और संगीत के अनोखे संगम का एहसास होगा। कुल मिलाकर ये मनभावन प्रस्तुति दीपोत्सव की सांस्कृतिक परंपरा में आधुनिक तकनीक के अद्भुत इस्तेमाल की मिसाल पेश करेगी। लिहाजा इस बार अयोध्या में दीपोत्सव के यादगार आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटने की स्मृति में दीपोत्सव मनाया जाता है। उस पौराणिक संस्कृति से जुड़ी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए 2017 से लगातार हर साल यहाँ बड़े पैमाने पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार यहाँ 28 लाख दीप जलाकर इस सिलसिले में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें 2024 में अयोध्या में दीपोत्सव में 2 रिकॉर्ड बने थे। 2024 में यहाँ 25 लाख दीप जलाए गए थे, जबकि 1121 आचार्यों ने इस अवसर पर एक साथ आरती की थी। यहाँ पर 2023 में 22,23,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए थे और रिकॉर्ड कायम किया गया था। वहीं 2021 में 9,41,000 दीपों के साथ विश्व रिकॉर्ड बना। 2020 में 6,06,569 दीपों के साथ रामनगरी जगमग हुई। 2019 में भी सरयू तट पर 4,04,000 से ज्यादा दीप जलाए गए थे। 2018 के दूसरे दीपोत्सव में यहाँ 3,01,000 दिए जलाए गए थे, जबकि 2017 के पहले दीपोत्सव में एक साथ 1,71,000 दीप जलाए गए थे। अयोध्या में लगातार 9वें साल होने जा रहे दीपोत्सव में सरयू तट, राम के पैड़ी के साथ साथ दूसरे घाटों भी दियों की शानदार श्रृंखला सजाएगी। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु और विदेशी मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। लिहाजा दीपोत्सव को भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपावली से पहले नवरात्र का पावन पर्व है और दुर्गा पूजा होने वाली है। रामनगरी अयोध्या में दुर्गा पूजा की भी जोरदार तैयारियां हो रही है। बंगाल से आए कलाकार यहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब बहुत समय नहीं बचा है। माता की उपासना का पावन अवसर नजदीक आ रहा है। देश के कोने कोने में हर साल नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन होते हैं। लिहाजा इस बार भी देश भर में पूजा की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं।
इसी कड़ी में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी कलाकार लगातार माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। खास तौर से पश्चिम बंगाल से आए 20 मूर्तिकार और कलाकार यहाँ पर माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, उनमें रंग भर रहे हैं और साज सज्जा में जुटे हुए हैं। ये कलाकार दिन रात एक करके प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। आपकी बार करीब 100 मूर्ति तैयार कर रहा है और सबसे बड़ी मूर्ति आपका अंजनी प्रणाम कॉलोनी देवकाली काली माता का नया रूप दिखाया जाएगा। कालीघाट का दिखाया जाएगा, तारापीठ का दिखाया जाएगा और बड़ी माँ मतलब नोहियाटी का बड़ी माँ, तीनों का रूप आपकी बार दिखाया जाएगा। कलाकारों का कहना है कि इस बार अयोध्या में मां काली की प्रतिमाओं की ज्यादा डिमांड है। इनकी कीमत 2500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इनमें पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मूर्ति कला की झलक देखने को मिलेगी, तो साथ ही साथ नए डिजाइन और स्वरूपों के भी दर्शन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज़ टुडे। और अब बात करते हैं देश की बढ़ती ताकत की। बात भारतीय सेना के इंजीनियरों के कमाल की, जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय सेना की पुरानी पड़ रही तोप बोफोर्स को नए इंजन से लैस कर दिया है। अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी बोफोर्स तोप नए इंजन के साथ अब और ज्यादा समय तक इस्तेमाल की जा सकेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मनों के लिए काल और भारतीय सेना की शान ये बोफोर्स तोपें, जिनकी गर्जना से हिंदुस्तान के दुश्मन कांप उठते हैं। ये तोपें अब नई ताकत और नई क्षमता के साथ सरहदों पर दहाड़ने के साथ साथ दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए तैयार हैं। बदलते वक्त में नई जरूरतों को देखते हुए इन तोपों को अब आधुनिक इंजन से लैस किया गया है। भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई कोर ने इन तोपों को अपग्रेड करके इनमें नई जान फूंक दी है। सेना की सेवा में तैनात बोफोर्स गन्स में अब आधुनिक कमेंस इंजन लगाए गए हैं। कमेंस इंजनों का इस्तेमाल स्वदेशी धनुष हावित्जर में किया गया है। सेना की एक्सपर्ट्स की टीम ने इन तोपों के पुराने प्लेटफॉर्म में नए इंजन को सटीक तरीके से फिट कर दिया है। इस तरह पुरानी बोफोर्स तोपें और ज्यादा समय तक इस्तेमाल की जा सकेंगी। इसका फायदा ये भी होगा कि इन पर भरोसा बरकरार रहेगा और इनके देख रेख में लगने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। अपग्रेड किए जाने के बाद परखे जाने पर ये तोपें हर कसौटी पर फिट साबित हुई हैं। आपको बता दें कि बोफोर्स होवित्जर तोपों को करीब 40 साल पहले भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तब से अब तक कई मौकों पर इन तोपों ने शानदार तरीके से अपनी काबिलियत साबित की है। भारत ने 1986 में स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी से 410 फील्ड हावित्जर तोपें खरीदी थी। 1999 के कारगिल युद्ध में इन तोपों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में बड़ी भूमिका निभाई। खासतौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन तोपों ने असाधारण प्रदर्शन किया। बोफोर्स तोपें ठंडे मौसम और दुर्गम इलाकों में युद्ध में काफी असरदार साबित हुई। इनकी शूट एंड स्कूट यानी गोले दागने के बाद तुरंत जगह बदलने की क्षमता ने दुश्मन के जवाबी हमले को नाकाम कर दिया। इस तरीके से बोफोर्स तोपों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त तरीके से मात दी और ऊंचाई वाले इलाकों में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। कारगिल की जंग के बाद भी इन तोपों का इस्तेमाल नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देने के लिए होता रहा है। वहीं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक बार फिर इन तोपों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को गहरी चोट दी। बोफोर्स तोपों की खासियत ये है कि इनकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक है, यानी ये काफी दूर से दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इनकी गोले दागने की क्षमता काफी तेज है। साथ ही ये तोपें एक जगह पर ही 360 डिग्री घूम सकती है और किसी भी एंगल में गोले दाग सकती है। हालांकि भारतीय सेना के पास अब धनुष के रूप में देसी बोफोर्स भी मौजूद है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उम्दा तकनीक से लैस पुरानी बोफोर्स तोपें आमतौर पर आज करीब 4 दशक पूरे करने पर भी उसी तरह से गोले दागने में सक्षम है जैसे पहले थी। वहीं आधुनिक इंजन से लैस होने पर ये और भी ज्यादा ताकतवर होकर सेना और देश की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर नौसेना की बढ़ती ताकत की। देश को समंदर में नया रखवाला मिल गया है। नौसेना को अब एक ऐसा जहाज सौंपा गया है जो पनडुब्बियों के जरिए होने वाले हमलों से रक्षा करेगा। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना को नई ताकत मिल गई है।
भारत के समुद्री इलाकों और सरहदों की रक्षा अब पहले से ज्यादा आसान होने वाली है। समंदर में दुश्मनों की हर नापाक हरकत अब नाकाम होने वाली है, क्योंकि समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि इसकी अतल गहराइयों में भी छुपकर वार करने की दुश्मनों की चाल बेकार हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि भारतीय नौसेना को अब आंद्रोत मिल गया है, जिसकी पैनी निगाह से दुश्मन की पनडुब्बियां छिप नहीं सकती। आंद्रोत 8 जहाजों की सीरीज का दूसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका नाम लक्षद्वीप के आंद्रोत द्वीप से लिया गया है। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया है। इसके निर्माण में 88% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक यह जहाज कई ऐसी खूबियों से लैस है जो इसे समुद्र में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए माकूल बनाती है। इसका निर्माण खास तौर से समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए किया गया है। इस जहाज की लंबाई 77 मीटर है। ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। यह तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। ये जहाज डीजल इंजन और वाटर जेट से चलता है। इसमें आधुनिक हल्के टॉर्पीडो लगे हैं, तो साथ ही ये स्वदेशी SSW रॉकेट से भी लैस है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी 30 mm नेवल सरफेस गन NSG लगाया गया है। इसमें आधुनिक शैलो वाटर सोनार सिस्टम लगे हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में मददगार होंगे। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इससे पहले मई 2025 में इस सीरीज के जहाज INS अरनाला की डिलीवरी की थी, जिसे जून 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। नौसेना ने ऐसे 16 जहाजों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 8 गार्डन रिच में और 8 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं। एक एक करके इन जहाजों की डिलीवरी नौसेना की क्षमता को और मजबूत करेगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात परवाज के उस जाबाज की जिसने 6 दशक तक आसमान पर राज किया। बात भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान MiG-21 की हो रही है, जिसे अब एयरफोर्स से विदाई देने की तैयारी हो रही है। कब और कैसे MiG-21 की विदाई होगी, इसके बारे में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दमदार उड़ान भरकर हिंदुस्तान के दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाले ये MiG-21 लड़ाकू विमान अब इतिहास बनने जा रहे हैं। 62 साल तक देश की शानदार सेवा करने वाले इन विमानों के अब आसमान से ओझल होने की घड़ी करीब आ रही है। 26 सितंबर को भारतीय वायुसेना के चंडीगढ़ बेस पर खास समारोह में इन विमानों को विदाई दी जाएगी। इस समारोह को यादगार बनाने की विशेष तैयारी की गई है। भारतीय वायुसेना ने भारत में MiG-21 के सफर की झलक दिखलाने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें इसकी गौरव गाथा बयां की गई है। MiG-21 ने तमाम बड़ी जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बेमिसाल क्षमता की वजह से भारत की हवाई ताकत का प्रतीक बन गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 ने पहली बार जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तानी विमानों को टक्कर दी। 1971 की लड़ाई में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए। 1999 के कारगिल युद्ध में रात में उड़ान भरकर इसने दुश्मनों को पस्त कर दिया। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के दौरान MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। MiG-21 ने आखिरी बार 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। MiG-21 को उसी चंडीगढ़ एयरबेस से विदाई दी जाएगी, जहां इसे सबसे पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार MiG-21 का विदाई समारोह कई मायनों में खास होगा। वायुसेना ने MiG-21 को उड़ाने वाले लगभग सारे पायलटों को इस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अपनी आखिरी उड़ान में MiG-21 पुराने अंदाज में कॉम्बैट ड्रिल्स करता दिखाई देगा।
इस दौरान पिछली कई लड़ाइयों के सीन भी रिक्रिएट किए जा सकते हैं और दिखाया जा सकता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों और तकनीकों के पुराने दौर में इस विमान ने दुश्मनों को धूल चटा दी। इसके बाद ये लड़ाकू विमान वायुसेना को अलविदा कह देगा और इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। MiG-21 लड़ाकू विमानों को 1963 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान था। इसका निर्माण मूल रूप से रूस ने किया था। 874 MiG-21 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। करीब 600 MiG-21 विमान भारत में ही बनाए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने लाइसेंस के तहत इसका प्रोडक्शन किया। समय के साथ इन्हें कई बार अपग्रेड भी किया गया और आधुनिक मिसाइलों और उपकरणों से लैस किया गया। बता दें कि विदाई देने से पहले पिछले महीने 25 अगस्त को भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी इस विमान पर उड़ान भरी थी। 26 सितंबर के बाद MiG-21 भले ही वायुसेना की सेवा में नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी एयरफोर्स की सफलता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंग्लैंड में मशहूर लेखिका जेन ऑस्टेन की 250वीं जयंती पर शानदार आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उनका जन्मदिन मनाने पहुंचे और अपने अपने अंदाज में उन्हें याद किया। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम इलाके में ये उत्सव मशहूर लेखिका जेन ऑस्टेन की याद में मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग जेन ऑस्टेन की 250वीं जयंती मनाने के लिए जुटे हैं। 1775 में पैदा हुई जेन ऑस्टेन ने प्राइड एंड प्रेजुडिसेस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैसी शानदार उपन्यास लिखे थे। उन्होंने बाथ शहर में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण साल बिताए थे, लिहाजा यहाँ पर उनकी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। खास बात यह है कि इस मौके को लोग उसी अंदाज में सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह जेन ऑस्टेन ने अपना जीवन जिया था। लिहाजा मौका खास है तो लोगों ने भी खुद को खास अंदाज में सजाया और संवारा है। देखिए कैसे ये महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी हैं। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं है, बल्कि उस समय के जीवन को फिर से जीने का एक मौका है। इन महिलाओं को देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे जेन ऑस्टेन खुद यहाँ अपने जमाने के लोगों के साथ टहल रही है। जेन ऑस्टेन के जन्मदिन पर हर साल यहाँ अनूठी परेड का आयोजन होता है, लेकिन इस बार की परेड कुछ खास है। जेन ऑस्टेन महोत्सव कई सालों से आयोजित हो रहा है और समय के साथ इसका विस्तार हुआ है। यह हमें जेन ऑस्टेन का जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका देता है। इस साल तो 250वीं वर्षगांठ के साथ और भी ज्यादा एक अद्भुत लेखिका के जीवन का जश्न मनाने का ये हम सब के लिए सुनहरा मौका है। इस साल आयोजित हुई इस परेड में करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने अंदाज में अपनी प्रिय लेखिका को श्रद्धांजलि दी। कोई उनकी याद में म्यूजिक बजाता दिखा तो कोई उनके घर के बाहर सेल्फी लेता दिखा। ये वही घर है जहां जेन ऑस्टेन 1801 से लेकर 1805 तक रही थी। इसे सिडनी प्लेस के नाम से जाना जाता है। इस खास मौके पर फूलों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके जरिए साहित्य के क्षेत्र में ऑस्टेन के योगदान के लिए उन्हें आभार प्रकट किया गया। ये फेस्टिवल सिर्फ साहित्य प्रेमियों और जेन ऑस्टेन के फैंस का मिलन नहीं होता, बल्कि दिलों के दरवाजे भी खोलता है। यहाँ लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। जेन ऑस्टेन की याद में मनाया जाने वाला ये उत्सव समाज में साहित्य के प्रति लोगों के लगाव को जाहिर करता है और साथ ही साथ ये भी साबित करता है कि उनकी विरासत आज भी लोगों को खुशी, दोस्ती और मानवता के अनमोल पाठ पढ़ा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पानी में इंसानों को तैरते तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या कभी कुत्तों को तैरते देखा है? अक्सर नहीं ना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुत्तों की तैराकी प्रतियोगिता, जिसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन के ब्रिंगटन में, और इसका मकसद है एक नेक काम के लिए फंड जुटाना। इंग्लैंड में ईस्ट ससेक्स के सैंड डीन लिडो के पूल में तैराकी का ये नजारा शानदार है। यहाँ पर इंसान के वफादार दोस्त यानी डॉगी भी तैरने का आनंद लेने पहुँचे हैं। देखिए कैसे ये मजे से पानी में गोते लगा रहे हैं। कोई पानी में बॉल से खेल रहा है तो कोई छपाके मार मार कर मस्ती कर रहा है। असल में यहाँ पर इन पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला है, और ये सब इस खास मौके का मजा भी खूब ले रहे हैं। इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स में इस प्रतियोगिता का आयोजन हर साल होता है, जिसका मकसद है सैंड डीन लिडो ट्रस्ट के लिए फंड जुटाना, और इस फंड का इस्तेमाल लावारिस पशुओं की देखभाल के लिए किया जाता है। हर साल मई महीने में इस प्रतियोगिता के ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाती है, और प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर से अक्टूबर महीने में होता है। आयोजकों का कहना है कि इस साल तो लगभग सभी टिकट बिक चुकी हैं, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि हर गुजरते साल के साथ इस प्रतियोगिता की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। 4 सप्ताह तक हर वीकेंड पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, और हर एक सेशन 90 मिनट का, जिसमें 150 से 160 कुत्ते शामिल होते हैं। शाम के समय एक स्पेशल सेशन उन कुत्तों के लिए भी होता है जो शांत स्वभाव के शर्मीले होते हैं। खास बात यह है कि ये पूल अब केवल तैराकी का मकाम नहीं, बल्कि मेल जोल और दोस्ती की बेजोड़ मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।